जय मित्रों, मैं मनोज पुनः आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो फरवरी में एग्जाम हुआ था एनटीए यूजीसी नेट का, उसकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, रिवाइज आंसर की आ चुकी है। आप सभी लोग जाकर उसको जल्द से जल्द अपने आंसर की को टैली कर ले कि कौन सा क्वेश्चन आपका चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। उसको भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो जून 2023 को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग एनटीए यूजीसी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग इस समय क्या है, टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हम लोग का यूनिट 10 है। यूनिट 10 में आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक, इंक्लूसिव एजुकेशन है। इससे संबंधित हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टोटल इसके मैंने 20 वीडियो बना चुके हैं। 20 क्लासों के द्वारा मैंने आपको इसके टॉपिक को, इसके पॉइंट्स को समझाने का प्रयास किया है। जिसमें यूनिट 10 का सेक्शन ए हो चुका है, सेक्शन बी थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, उसको लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कल की डेट में हम लोगों ने मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन के बारे में डिस्कस किया था। इसके मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन के बारे में हम लोगों ने कल की डेट में डिस्कस किया था। इसमें ब्लेंडेड है आपका, ब्लेंडेड हमने पढ़ा, इनिट्रेट हम लोगों ने पढ़ा था, और टीम टीचिंग हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये तीन टॉपिक को हम लोगों ने कल की डेट में डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। कल की डेट में इतना कल की डेट में हम लोगों ने इतने टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इसी के आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे आज की डेट में इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनके टाइप्स क्या क्या है। जो विविध श्रेणी वाले बच्चे होते हैं उनसे संबंधित उनके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स के बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर, ठीक। टाइप्स ऑफ डाइवर्स लर्नर की हम बात करेंगे कि डाइवर्स लर्नर विविधता वाले विद्यार्थी कितने किस तरीके के होते हैं। सबसे पहले जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो उनके टाइप्स के प्रकार कैसे हम उनको देखते हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इनके डाइवर्स लर्नर जो होते हैं उनको क्या होता है, यह एक विशेष विद्यार्थी होते हैं जो अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, ठीक। अलग अलग तरीकों से सीखने की जो विधियां होती हैं उसमें आपकी कौन कौन सी आपकी डाइवर्स लर्नर के बारे में लोग पढ़े हैं, ठीक। किसके बारे में पढ़े, डाइवर्स लर्नर्स के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। डाइवर्स लर्नर, ठीक। डाइवर्स लर्नर के बारे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले क्या आता है, अगर इसको देखा जाए कि डाइवर्स लर्नर जो विशेष रूप से सीखने वाले, विजुअल का मतलब होता है दृश्य, देखने से। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। दृश्य रूपी जो होता है उससे संबंधित होता है आपका। फिर इसके बाद टैक्टिकल है आपका, ठीक। टैक्टाइल है, टैक्टाइल है आपका। आपको कर रहे हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में कल हम लोगों ने मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन डिस्कस किया था, उसी के आगे हम लोग टाइप्स बात करेंगे। लेकिन टाइप्स को पढ़ने से पहले डाइवर्स लर्नर मतलब विविधतापूर्ण जो विद्यार्थी होती है उनके बारे में जान लेना चाहिए कि इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले इसको इसको भी पढ़ना चाहिए कि टैक्टाइल, टैक्टाइल मींस क्या होता है, ये आपका जो स्पर्श, जो छूकर टच कर कोई चीज को समझते हैं वो स्पर्शशील होते हैं, ठीक है। टैक्टाइल का मतलब होता है स्पर्शशील होता है आपका। फिर इसके बाद और कौन से आगे, इसमें ऑडियो से संबंधित जो आते हैं, सुनने, जिनको सुनने में दिक्कत होती है, ठीक। ऑडियो रूप में जो और बच्चे होते हैं, और इसमें और इससे डिफरेंट अगर बच्चे देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे, उनकी कार्य क्षमता के आधार में देखेंगे स्ट्रेंथ, ठीक। स्ट्रेंथ होती है आपकी, स्ट्रेंथ के बाद फिर आपका इंटरेस्ट होता है आपका, ठीक है। फिर इसका इंटरेस्ट होता है आपका, इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट के साथ साथ और आपका इनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ये बच्चे होते हैं आपकी, इनको नीड्स के अकॉर्डिंग इनको सिखाते हैं हम लोग। इनकी नीड्स के साथ साथ इनके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो होते हैं,
लैंग्वेजेस होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट। तो इतने बच्चे मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले विजुअली रूप से जो होते हैं, जिनको दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चों के लिए अलग होता है। जो छू कर किसी भी चीज को टच करके सीखते हैं, वो बच्चे होते हैं। फिर ऑडियो रूप में जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए वो बच्चे होते हैं। फिर उनकी स्ट्रेंथ, इनकी कार्य क्षमता के आधार पर होता है, ठीक है ना। फिर उसके इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट में उसकी रुचि के आधार पे, उसकी आवश्यकताओं के आधार पे, उनकी भाषाओं के आधार पे, इतने हम लोग इसको टाइप्स इसके बारे में बता सकते हैं। अब ये डाइवर्स लर्नर के बारे में लोगों ने बात करी कि इसको हिंदी में बोलते हैं विविधता या विविध शिक्षार्थी। ठीक, अब इन्हीं के टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इन्हीं के टाइप्स पढ़ेंगे। डाइवर्स लर्नर के टाइप्स, टाइप्स ऑफ डाइवर्स लर्नर। ठीक, टाइप्स ऑफ डाइवर्स लर्नर होते हैं आपके, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कई आपके टाइप्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। देखिए कई टाइप्स में कौन कौन से हो जाएंगे आपके, देखते हैं। सबसे पहले ऑडिटरी एंड म्यूजिकल लर्नर्स होते हैं सबसे पहले। ऑडिटरी एंड, ठीक है ना, ऑडिटरी एंड म्यूजिकल लर्नर्स, म्यूजिकल लर्नर्स, ठीक, ये हो जाता है। फिर इसके बाद जो आता है आपका, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में आप बोलेंगे श्रवण और संगीत सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं। फिर क्या आता है? विजुअल एंड स्पेटियल लर्नर्स, विजुअल एंड, विजुअल एंड स्पेटियल लर्नर्स होते हैं। स्पेटियल लर्नर्स होते हैं आपको। इनको क्या बोलते हैं? स्थानीय। स्पेटियल मींस होता है स्थानीय। क्या होता है? स्थानीय, ठीक, स्थानीय होता है। फिर इसके बाद जो आता है आपका वर्बल लर्नर्स होते हैं आपके। क्या होते हैं? ठीक, वर्बल लर्नर्स होते हैं आपके। फिर इसमें और आपका क्या आता है? तमाम ऐसे और आते हैं। इसमें आता है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल लर्नर्स होते हैं। क्या होते हैं? लॉजिकल, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल लर्नर्स होते हैं। ठीक, इतने हो गए। दिख रहा है? हेलो, जी सर। दिख रहा जी है सर। ना? और इसमें अगर बात करेंगे, इसमें इसमें और आपका आता है काइनेटिक, काइनेटिक्स लर्नर आते हैं, गतिज वाले। क्या आते हैं? काइनेटिक्स, काइनेस्थेटिक, क्या? काइनेस्थेटिक, टी एच, काइनेस्थेटिक, इसको बोलते हैं गतिज। गतिज होता है, मतलब जो चलने फिरने वाले में होते हैं ना। फिर इंटर और इंट्रापर्सनल, ये दो होते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ये टाइप्स इनके बताए गए हैं आपके। ये डाइवर्स लर्नर के टाइप होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि इंक्लूसिव एजुकेशन में कितने टाइप्स होते हैं, तो उसको आप दूसरे तरीके से डिसाइड करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे की पूरी कंडीशन बना देते हैं।
ले लिया, करेक्ट। ये सब क्या है? ये दरअसल होता है विविधता, मतलब अनेक प्रकार से सीखने वाले। जब किसी इंक्लूसिव क्लासरूम होती है, इंक्लूसिव क्लासरूम में अनेक प्रकार के बच्चे आपके सामने आएंगे, तो उनको आप किन किन चीजों से सिखा सकते हो, कैसे कैसे बच्चे आपको मिल सकते हैं। किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने के लिए उनको एड्स दिएंगे। किसी को केवल टच करके वो चीजें सीखता है, तो उन बच्चों तो ऐसे ही करके अनेक प्रकार के जो सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये डाइवर्स लर्नर को बताया गया और डाइवर्स लर्नर्स के टाइप से बताया गया। लेकिन अब हम लोग जो बात करेंगे वो इंक्लूसिव क्लास को इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में हम लोग बात करेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं। लेकिन जो पहले बताया है केवल वो डाइवर्स का मतलब होता है अलग, विविध अनेक प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनसे संबंधित है ये। कि आप एक क्लासरूम में जी जाओगे सर। तो क्लासरूम में आपको कैसे कैसे बच्चे मिल सकते हैं, कार्य क्षमता के आधार पर, रुचि के ओके। आधार पर मिलेंगे आपको। सुनने में जिसको प्रॉब्लम वो ही मिलेगा ना, हियरिंग प्रॉब्लम होगी, ऑडियो विजुअल ये जितनी भी है वो सब मिलेंगी आपको। क्लियर? जी सर। चलिए अब बात करते हैं टाइप जो इसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक, टाइप की बात करेंगे तो टाइप में इसमें देखिए सबसे पहले इसमें ऐसे इसको ऐसे बना दीजिए, यहाँ तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सबसे पहले आता है मेंटल रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज ना, लिखेंगे। मैं लिखिए मेंटल रिटार्डेशन, मेरे साथ में लिखिए मेंटल, लिखिए मेंटल रिटार्डेशन। सर ये डाइवर्स लर्नर का टाइप है नहीं ना? ये टाइप्स है, डाइवर्स नहीं। अब ये टोटल टाइप्स पूछे जाते हैं तो टाइप्स आप बता सकते हैं। ओके सर। मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन एंड, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मानसिक मंदता, मानसिक मंदता, ठीक है ना, और विकास, ठीक है, मानसिक मंदता और विकास विकलांगता। ठीक, पहला तो ये हो गया आपका, नंबर एक ये डाल लो, ठीक है। फिर नंबर दो पर आते हैं। नंबर दो पे आपका क्या आता है, नंबर दो पे आता है लर्निंग डिसेबिलिटीज, मतलब सीखने की अक्षमता या अधिगम की अक्षमता, लिखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक, लर्निंग डिसेबिलिटीज आती है, इसको बोलते हैं सीखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, ठीक है, यहां तक हो गया, क्लियर। फिर जी इसके सर। बाद हम लोग नंबर तीन पर लिखेंगे, ठीक, नंबर तीन पे हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, इंटेलेक्चुअल डिफरेंस, ठीक, सॉरी हाँ इंटेलेक्चुअल डिफरेंस लिखिए, ठीक, लिखिए इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना, ठीक, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज लिखिए, ठीक, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जिसको बोलते हैं बौद्धिक अंतर,
इंटेलेक्चुअल डिफरेंस हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल डिफरेंस। ठीक, इंटेलेक्चुअल डिफरेंस होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बौद्धिक अंतर। क्या बोलते हैं? ये इंटेलेक्चुअल डिफरेंस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं गिफ्टेड एंड टैलेंटेड। जो बच्चे होते हैं ना, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उन्हें उनमें बौद्धिक अंतर होता है। इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में गिफ्टेड, गिफ्टेड एंड, ठीक है, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, टैलेंटेड, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? बौद्धिक अंतर, बौद्धिक अंतर, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं? गिफ्टेड को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिभाशाली और प्रभावशाली जो होते हैं। गिफ्टेड जो गॉड गिफ्टेड होते हैं उनको प्रतिभाशाली बोलते हैं ना, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड होते हैं। ये बौद्धिक अंतर हो गया। अब नंबर 4 पर जो आपका आएगा, नंबर 4 पे आएगा इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। क्या आता है? ठीक, इमोशनल, ठीक है ना, इमोशनल एंड, ठीक है, इमोशनल एंड बिहेवियरल, ठीक है, इमोशनल एंड बिहेवियरल इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। ठीक, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, इसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग लिखेंगे भावनात्मक और व्यवहार संबंधी विकार। भावनात्मक एवं विकार संबंधी, भावनात्मक एवं नहीं, व्यवहार, भावनात्मक एवं व्यवहार संबंधी विकार, व्यवहार संबंधी विकार। क्लियर? नेहा जुड़ी है साथ में? जी सर। ठीक, तो ये हो गया, जी सर। ये हो गया। अब इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या आता है? पांचवा आता है विजुअल इंपेयरमेंट। क्या आता है? विजुअल इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट। विजुअल इंपेयरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जो दृश्य हानि होती है ना, दृश्य हानि, ठीक है, विजुअल इंपेयरमेंट। 6 नंबर पे जो आपका आता है, 6 नंबर पे आता है हियरिंग इंपेयरमेंट आता है आपका। क्या आता है? ठीक है ना, हियरिंग इंपेयरमेंट। हियरिंग इंपेयरमेंट, इसको बोलते हैं श्रवण दोष या श्रवण हानि। श्रवण दोष या दृश्य दोष या दृश्य हानि, श्रवण दोष या श्रवण हानि होता है आपका। फिर इसके बाद 7वें नंबर पे आता है ओरल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आता है। क्या आता है आपका नंबर 7 पे? यही लिखते कि ऊपर लिखते? 7 नंबर आता है ओरल, ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओरल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे? मौखिक संचार समस्याएं, मौखिक संचार समस्याएं आती है, ठीक है, मौखिक संचार समस्याएं आती है। और एक 8वां जो अंतिम आता है वो होता है आपका क्या? आर्थोपेडिक इंपेयरमेंट। क्या आता है? आर्थोपेडिक इंपेयरमेंट आता है आपका।
ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट इसको बोलते हैं हड्डियों में, हड्डी के रोग में जो क्षति होती है या हड्डियों में जो कमी होती है उसके दिखाता है, हड्डी रोग से संबंधित है। लिखेंगे अस्थि दोष ना सर? हाँ, अस्थि रोग सही है, अस्थि दोष लिखते हैं, अस्थि दोष, ठीक, अस्थि दोष हो जाता है। तो ये 8 जो है इसी से संबंधित आपका एनटीए यूजीसी नेट जो है क्वेश्चन इसी से क्वेरी करता है, ये क्लियर, इसी से ये क्वेरी करता है इसमें, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ आप कह सकते हो कि इतने टाइप तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ समाज में और भी डाइवर्सिटी मतलब और भी विविधता होती है, जिसमें आप कह सकते हैं जेंडर रेशियल होता है आपका, नस्लीय लिंग नस्लीय होता है आपका ना, आपका होता है, और देखिए इसको जेंडर इश्यूज होता है, जेंडर रेशियल होता है आपका, ठीक है। जेंडर रेशियल का मतलब क्या होता है, जब लिंग संबंधी नस्लीय किसी एक विशेष जाति को, किसी एक विशेष लिंग को कहा जाता है या स्त्री या पुरुष को कहा जाता है, तब वो होता है आपका एक, ये इसके आधार पर हम डिवाइडेशन कर सकते हैं। दूसरा और क्या बनता है, एथनिक और कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चर मतलब जातीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो होती है उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं, मतलब कि कल्चरल भी कह सकते हैं भाई, पिछड़ापन जो होता है वो कल्चरल भी हो सकता है या सोशियो इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक लिखिएगा। जेंडर रेशियल होता है मतलब जेंडर के आधार पर होता है, कल्चर संस्कृति के आधार पर होता है, फिर आप सोचिए सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है। तो इनके आधार पर भी हम इनके टाइप्स को बता सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब ये भी इसके टाइप के अंदर, क्योंकि इंक्लूसिव जो क्लासरूम होता है उसमें, हाँ बताएं सर ये जेंडर रेशियल में एक बार डिफाइन कर दीजिए, इसमें क्या क्या आएंगे? क्या कर रहे हैं सर इसमें आते कौन कौन से लोग हाँ, हैं? जेंडर बनाते हैं सब पूरा। देखिए जब कभी हम लोग इंक्लूसिव क्लासरूम में बैठते हैं तो इंक्लूसिव क्लासरूम में बैठने के साथ साथ इंक्लूसिव वे में हम लोग देखते हैं कि आपको मेंटल रिटार्डेशन मतलब मानसिक रूप से मंदित जो बालक होते हैं वो भी आते हैं इसमें, जो विकास से संबंधित होते हैं बालक वो भी आते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं क्लासरूम में कौन सीखता है, कौन जल्दी सीख रहा है, कौन देर से सीख रहा है, कौन एकदम लेवल में सीख रहा है, उसको भी लेते हैं हम लोग। फिर इसके तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे तो बौद्धिक अंतर की बात होती है। बौद्धिक अंतर, कोई प्रतिभाशाली बालक होता है, कोई जो है सृजनशील बालक होता है, कोई कमजोर बालक होता है, कोई मंद बुद्धि बालक। तो बौद्धिक अंतर जो होता है, इंटेलेक्चुअल डिफरेंस जो होता है वो गिफ्टेड और टैलेंटेड होते हैं आपके ना, यहाँ पर ये बताते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है इमोशनल एंड बिहेवियरल आता है आपका, इसमें हम लोग देखते हैं कि भावनाओं से संबंधित कौन से बच्चे हैं जो बहुत जल्दी भावनाओं और सेंटिमेंटल जो होते हैं, भावनाओं से संबंधित होते हैं, या उनके व्यवहार में जो संबंधी विकार होता है कि जरा से कोई बात बोल दो तो वो उसी तरीके से कहते हैं सरक जाना ना, तो वो इसमें आता है, इमोशनल बिहेवियर में आता है आपका, उससे संबंधित जो विकार होता है। फिर आपका आता है विजुअल इंपेयरमेंट, विजुअल मींस देखने में जो दोष होता है, हियरिंग जो सुनने में दोष होता है, फिर मौखिक संचार कम्युनिकेशन कि उनको चीज समझ में आती तो है लेकिन वो थोड़ा सा हकला के बोलते हैं या अपनी बातों को समझा नहीं पाते हैं, वो आता है आपका। फिर आपका आता है हड्डियों से संबंधित जो समस्याएं होती है, तो ये तो एक मेंटली फिजिकली रूप में, लेकिन सामाजिक रूप से अगर हम देखें, सामाजिक रूप से जेंडर रेशियल मतलब लिंग के आधार पर हम किसी का बंटवारा कर रहे हैं कि स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, थर्ड जेंडर अलग है, तो उसमें जब देखते हो कि आप लोग भेद कर दिया है कि गर्ल्स स्कूल अलग है, बॉयज स्कूल अलग है ना, तो ऐसे तो ये क्या होता है कि समाज में जब एक ही क्लासरूम में
जब दो दो जेंडरों को अगर देखा जाएगा तो वो इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं हो सकती, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम में सबको समान सहभागिता, सबको समान अवसर, सबको समान योग्यता प्रदान करने की बात कहता है यहाँ पर। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे जेंडर इश्यूज आते हैं, जेंडर रेशियल आता है आपका। फिर आता है आपका एथनिक। एथनिक का मतलब होता है जाति, मतलब या तो जातियों के आधार पर, या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर, या सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर जब उनका बंटवारा कर देते हैं तो वो भी आपका इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर वो आएगा आपका। क्लियर है इतने पॉइंट यहाँ पर? जी सर। ठीक है ना, यहाँ पे इतने पॉइंट क्लियर है आपके। अब इसके बाद यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो एग्जाम में जो पूछा जाता है आपका मेंटल रिटार्डेशन, ये सब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा था वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में पूछता है। किसके बारे में? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में पूछता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती क्या है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक, बौद्धिक विकलांगता या इंटेलेक्चुअल डिफरेंस जो होता है, ठीक, तो ये भी है। मेंटल रिटार्डेशन में क्या होगा, मानसिक मंदता में क्या होगा, तो तमाम ऐसी चीजें हम लोगों के सामने आएगी। इतना पॉइंट क्लियर है आपको? बताओ। जी सर। तो वन बाय वन जी हम सर, लोग डिस्कस क्लियर है। करना शुरू करें। ओके सर। ओके ओके, चलिए सबसे पहले इंटेलेक्चुअल डिफरेंस और डिसेबिलिटी के बारे में इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है। ठीक, बौद्धिक अक्षमता क्या होती है। आपसे कोई अगर पूछेगा तो आप कैसे बताओगे, जरा इसको बताओ। बौद्धिक अक्षमता नेहा बताओ। सर, जिस बालक में समझने की क्षमता कम होती है उसे हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं। मतलब कि अगर ऐसे अपने अपने बुद्धि का प्रयोग वो पूरी तरीके से नहीं कर पाता है। ठीक, तो कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज ए डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन बोथ इंटेलेक्चुअल फंक्शंस फॉर रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग and in adaptive behavior which cover many everyday social and practical skills। मतलब कि बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी अक्षमता होती है जिसमें बौद्धिक कार्य प्रणाली जैसे तर्क करना, जैसे तर्क होता है, तर्क करने की क्षमता उसमें कम होती है, सीखने की क्षमता में उनमें अंतर होता है। ठीक, सीखने की क्षमता में उनमें अंतर होता है आपका, ठीक है ना, सीखने की क्षमता में अंतर होता है। फिर इसके बाद और क्या होता है, उनमें समस्या समाधान की प्रॉब्लम होती है। समस्या समाधान की वो बात करते हैं। इंग्लिश में अगर कह देंगे कि ये इनमें क्या है, रीजनिंग की प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग की, लर्निंग में, ठीक है ना, लर्निंग हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व। इतनी प्रॉब्लम जब कभी भी कहीं पर किसी के अंदर दिखाई दे तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। इसमें कई तरीके के व्यावहारिक कौशल, मतलब जैसे मान लो बौद्धिक अक्षमता एक तरीके से कह सकते हैं पढ़ा लिखा तो हो, लेकिन उसको जो है बिहेवियर सही तरीके से बिहेव नहीं कर पाता है किसी भी समाज में बैठता है। मतलब कुल मिला के सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट में जिसमें डिफरेंस हो वही आपका क्या कहलाता है, बौद्धिक अक्षमता कहलाता है आपका। क्लियर है यहाँ पर? जी सर। सर, ये लाइन गलत होगी क्या कि जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं तो उसे बौद्धिक अक्षमता माना जाता है?
पूरी तरीके से कर जाना ये बौद्धिक अक्षमता नहीं होगी। अक्षमता का मतलब होता है, देखो सीधी बात है, डिसेबिलिटी या अक्षमता का मतलब होता है किसी प्रकार की कमी ना। किसी एक समय में हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो बौद्धिक अक्षमता नहीं होती, बल्कि हम किसी एक समस्या नहीं बल्कि होल पूरी की पूरी समस्या को हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तर्क करने, अब कोई बच्चा जो है किसी भी चीज को हल कर लेता है, कुछ प्रश्नों को हल कर लेता है, जैसे मान लो कि हम उसके पास चार है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है। यदि वो चारों में समस्या, उसको चारों में समस्या आती है, तब तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। लेकिन उसको किसी एक में, कभी कभी मान लो मैथ उसकी अच्छी नहीं, कभी कभी मैथ उसको नहीं आती, तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में नहीं डाल सकते है ना। ओके सर। ओके, ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया, तो इतनी तो चीजें सर वन लाइन में कैसे करेंगे, उसे बोल दीजिए एक बार। किसको। सर इसको वन लाइनर में डिफाइन कर दीजिए, बोल दीजिए, हम नोट हाँ, कर लेंगे। बौद्धिक अक्षमता ये कह सकते हैं जब कभी हम कोई अनुकूल व्यवहार नहीं कर पाते हैं किसी के प्रति, किसी भी समस्या के प्रति, तो बौद्धिक अक्षमता कहलाती है। इसके अंतर्गत तर्क करने की क्षमता को देखा जाता है, सीखने की क्षमता को देखा जाता है, समस्या समाधान की क्षमता को देखा जाता है। जब ऐसी क्षमताओं में हमारी कमियां होती हैं, दोष होते हैं, तो उसको बौद्धिक अक्षमता हम लोग कहते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी कहते हैं। क्लियर। अब बौद्धिक अक्षमता का मुख्य रूप होता है कि इसका निदान या इसको डायग्नोस कब किया जाए। मान लो हमने जान लिया कि तर्क करने, सीखने और समस्या समाधान की, समस्या है उसकी समाधान, तो उसको डायग्नोस कैसे करें, उसका निदान कैसे करें, उसको हल कैसे करें। तो इसमें कहते हैं ये इन चीजों को कमी कब कर सकते हैं, जब बच्चे की आयु कितनी हो। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कम करने की क्या आयु होती है ना। जब बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो, कब, जब 18 वर्ष से कम हो, तब उसमें बौद्धिक अक्षमता को कम किया जा सकता है। क्लियर, क्लियर है ना कि बौद्धिक अक्षमता को कब कब कम कर सकते हैं, जब बालक की आयु 18 वर्ष से कम हो, तो उनके जो है बौद्धिक अक्षमता में हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जी क्लियर सर। पॉइंट ये, बताओ। जी ठीक, तो यहाँ जी पर सर। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट और बोलता है, इसमें कहता है कि जो 18 वर्ष की आयु बोल रहा है, इसमें कहता है दो पॉइंट इसके मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। कहते हैं जब ये 18 वर्ष का होता है, तो इसमें दो चीजों को हम लोग डेवलप कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक आपसे कहता है, इसमें दो पॉइंट है आपके, एक होता है बौद्धिक कार्य, बौद्धिक कार्य, और दूसरा जो होता है अनुकूली व्यवहार। ठीक, अनुकूली व्यवहार होता है आपका। ठीक, दो होते हैं आपके, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं हम लोग इसमें इसमें कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शन। हेलो, हाँ हेलो, अब आ रही है जी आवाज। सर आगे। चल ठीक, ठीक, तो जी यहाँ पर जब कभी आपने देखा कि 18 वर्ष की आयु में हम बालक में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसमें कहता है एडेप्टिव बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब कि इन दोनों में क्या क्या अंतर होगा। अच्छा आप बताओ, आपके अनुसार बौद्धिक कार्य में क्या आएगा और अनुकूली व्यवहार में क्या आएगा। अब आप बताइए जरा, इसमें अपने पॉइंट को रखिए। सर, इसमें तो हम अपने बौद्धिक चीजों को सुधारेंगे, मतलब बालक की बौद्धिक चीजों में सुधार लाएंगे, तर्क करने में, सीखने में, इन सब चीजों में। हाँ रुकिएगा, तर्क करने में लिखते हैं, लॉजिक में, लॉजिकल में, लॉजिकल रीजनिंग, जी सर। और
समस्या का समाधान करने में सर। सीखने में भी लर्निंग, मतलब कि ये तीनों ही जो है इसके अंतर्गत आ जी जाएंगे। सर। चलो ठीक है, मतलब कि इसमें कह सकते हैं कि सीखने मतलब यह जो है सीखने, तर्क करने और समस्या समाधान के क्षेत्रों में बालकों के मानसिक क्षमता को दर्शाता है। कहते हैं कहते हैं कि it refers to a child's mental capacity in the areas of learning, reasoning and problem solving। ठीक है, ये हो गया आपका। मतलब इसमें कहते हैं कि बौद्धिक कार्य प्रणाली को मापने का एक तरीका है, ठीक ना। मापने का एक तरीका जो है आईक्यू होता है। आईक्यू के माध्यम से होता है कि औसत आईक्यू लगभग 100 होती है। ज्यादातर देखा जाता है कि एक बच्चे को बौद्धिक रूप से अक्षम माना जाता है यदि उसका आईक्यू 70 से 75 के बीच में हो। तो ये व्यवहारिक चीज पे नोट कर लीजिएगा इसको। जब कभी किसी भी बालक का 70 से 75 होता है तो उसको क्या मानते हैं हम लोग, कमजोर मानते हैं उसका आईक्यू लेवल, ठीक ना। आईक्यू लेवल उसका कमजोर हम लोग मानते हैं। आईक्यू का मतलब क्या होता है आपका, आईक्यू का फुल फॉर्म कभी पूछा जाए तो क्या होगा, आईक्यू का फुल फॉर्म, हेलो, आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होगा? जी जी सर। ठीक, इंटेलिजेंस क्वेंसियंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होता है कि जब कभी 70 से 75 के बीच में होता है तो ये आपको क्या कहते हैं कि बच्चा वहां पर अक्षम या बौद्धिक रूप से कमजोर माना जाता है, बहुत ही कमजोर माना जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये एवरेज हमेशा 100 से लेते हैं, 100 से, इसीलिए ये क्लियर है पॉइंट इतना। जी सर। 200 ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। कुल मिला के फंक्शनल आपका इंटेलेक्चुअल फंक्शन आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एडेप्टिव बिहेवियर की। तो अब बताओ एडेप्टिव बिहेवियर में क्या आपका आ जाएगा आपका? सर एडेप्टिव मीन्स होता है कि किसी भी चीज को देख के उसे अडॉप्ट करना। ठीक, जैसे मतलब हम हम किसी लोग भी कह चीज को सकते हैं, हाँ देख के बिल्कुल, उसे आप बताओ, सीखें। कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। सर जैसे हम परिवार में रहते हैं तो उन चीजों को देख के जो लोग होते हैं तो उनसे हम सीखते हैं वो व्यवहार करना। हाँ, अब जैसे कह दिया, आपकी मम्मी ने कह दिया कि जाओ मार्केट से 2 किलो जो है सेब लेकर आओ। तो जब आप मार्केट गए, 2 किलो सेब लेकर आए, वहां पे उसको पैसे दिए, वो उससे पैसे वापस लिए, तो ये भाग बुरा की कहानी जो है, कम ज्यादा की कहानी, मतलब कुल मिला के भाषाओं का ज्ञान, साक्षरता की समझ, संख्याओं को समझना, तो ये सब चीजें हमारे क्या है, दैनिक जीवन में हम लोग जब यूज करते हैं वो अडेप्टिव बिहेवियर में होता है। किससे कैसे, अब जैसे आप मान लो दुकान शॉप पर गए और आपने कहा कि 2 लीटर जो है आप आलू दे दो या 2 लीटर चीनी दे दो, तो क्या ये अडेप्टिव बिहेवियर में है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि समाज में ऐसी भाषाएं या ऐसे गणितीय तर्क नहीं बोले जाते, क्योंकि जो लिक्विड में होता है वो लीटर में होता है, जो आपका ठोस में होता है वो केजी में होता है आपका ना। 2 लीटर दूध दे, 2 लीटर होता है 2 केजी, 2 केजी होता है आपका ना। 2 केजी किस में जाएगा बताइए? जी सर। सर किलोग्राम में जाता है ना कि जैसे 2 किलो दाल चाहिए। हाँ,
तो वो और ये सब लीडर हमारा चीजें जब निकट में हाँ चला जब जाता है। बालक जो है ऐसी चीजों को सीखता है ना, तो वो आपका एडेप्टिव बिहेवियर के अंतर्गत आता है। बालक कुल मिला के जब हम कह सकते हैं, जब हम लोग सामाजिक कौशल को, सोशल स्किल को हम लोग अपने अंदर डेवलप करते हैं, तो वही आपका अडेप्टिव बिहेवियर के अंतर्गत आता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब बात करने का जो तरीका होता है, जो लहजा होता है, लैंग्वेज आती है इसमें, मुख्य रूप से भाषाओं का ज्ञान होता है, तो ये सब चीजें आपका अडेप्टिव बिहेवियर के अंतर्गत आता है। एग्जाम में आ सकता है कि अडेप्टिव बिहेवियर के अंतर्गत क्या आएगा, 1 2 3 आ जाएगा, चौथा आपसे कह दिया जाएगा सामाजिक कौशल। क्या दे दिया जाएगा इसमें, सामाजिक कौशल। ठीक ठीक, अब पूछ लिया जाए कि अनुकूली व्यवहार के अंतर्गत कौन आता है, तो आपके सामने तर्क भी हुआ, सीखने की योग्यता, समस्या समाधान भी हो, और सामाजिक कौशल भी होगा। तब आपको कौन सा उत्तर सही होगा, तब आपको ये सामाजिक कौशल लगाना होगा, क्योंकि एडेप्टिव बिहेवियर में तर्क नहीं आता है, सीखने की नहीं आती है, समस्या समाधान नहीं आता है, बल्कि आपका सामाजिक कौशल आता है। क्लियर, सामाजिक कौशल को हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन यहीं पे कुछ लोग विवाद हो जाएगा कि भाई ये डी वाला ऑप्शन भी होगा और ये बी वाला ऑप्शन भी होगा। लेकिन जब एडेप्टिव बिहेवियर में जब आप जाओगे, तो एडेप्टिव बिहेवियर में सबसे बेस्ट आंसर यही माना जाएगा आपका। क्लियर पॉइंट, समझ में आया जी सर। ना, कि क्वेश्चन को कैसे हम टैकल कर सकते हैं। जब यहाँ पे बौद्धिक क्षमता और अक्षमता की बात करी गई है, तो यहाँ पर कॉग्निटिव फंक्शंस के रूप में जो WHO ने जो है आपका जो बहुत कम जो मतलब बुद्धि अक्षमता के बारे में जो बताया था, उसके चार्ट को हम पढ़ेंगे, जो WHO ने 1986 में हम लोगों को दिया था। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कि कौन सा बालक किस उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे ना। सबसे पहले कॉग्निटिव फंक्शन की बात करें कि WHO ने 1986 में जो बताया था, तो उसमें सबसे पहले माइंड आता है आपका। ठीक है, माइंड आता है आपका। ठीक है, माइंड आता है, माइंड के बाद फिर आपका कौन सा आता है, दूसरा माइंड मॉडरेट आता है। मॉडरेटर या मॉडरेटर मॉडरेट होता है, माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया। फिर इसके अलावा आपका क्या आता है, सेवेरे आता है, सेवेरे आता है। ठीक, सेवेरे के बाद प्रोफाउंड आता है आपका। ठीक है, प्रोफाउंड आता है आपका। प्रोफाउंड आता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हल्का, या हल्का पहना, या मतलब हल्की बुद्धि वाला या कम बुद्धि वाला, इसको कम बुद्धि वाला कहते हैं ना, हल्की बुद्धि या कम बुद्धि, हल्का लिख देते हैं ना। मॉडरेट मींस होता है आपका मध्यम। ठीक है, सेवेरे मींस क्या होता है आपका, गंभीर। ठीक, और फिर आपका प्रोफाउंड मींस होता है जो गहरा होता है, बहुत ज्यादा गहरा का मतलब जो लकीर का फकीर हो जाता है ना, जिसको सिखाया ही नहीं जा सकता। तो इसकी इनकी रेंज क्या बताई गई है, इनकी रेंज जो है बताई गई है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो ये वो आता है आपका 50 से लेके 50 या कहीं कहीं 55 होता है। ठीक, 50-55 से लेके आपका होता है 70 तक। ठीक, पहला ये होता है। तो अगर इसको अगर आपको याद करना हो, तो आप नीचे से रखिए, आप लिखेंगे नीचे से 20, मतलब 20 होता है, 20 या 20 से नीचे भी होता है। फिर इसके बाद जो आता है आपका ऊपर वाला 20-25 से लेकर आपका आता है कहां तक जाता है, ये आपका आता है 35-40 तक, 35 या 40 तक आता है। ठीक, एग्जाम में अगर 20 है, 20 से 35, अगर 25 है, 25 से 40 जाएगा आपका। क्लियर, फिर इसके बाद कहीं पर इसको देखेंगे, तो ये आपका 35 से 40 यहाँ पर ये मिलेगा आपका, 35-40 से लेकर आपका जाएगा यहाँ पे 50-55 तक।
ठीक, तो ये कंडीशन ऐसे बनता है कि यहाँ पर 20 से नीचे, अब यहाँ पर आप माइड, जब कभी एग्जाम में माइड का आएगा तो माइड में या तो 50 55 से लेके 70 तक आएगा, ठीक है, 50 55 से लेके 70 तक आएगा। वहीं पर अगर मॉडरेट जो मध्यम बुद्धि वाले बच्चे होंगे उनका या तो 35 से 50 देगा या 40 से 55 देगा आपका। फिर वही सेवरेज जो गंभीर रूप से जो है आपके बुद्धि वाले हैं तो वो आपका 20 से 35 देगा या 25 से 40 देगा आपका। जो एकदम जड़ बुद्धि के होते हैं, कमजोर बुद्धि के होते हैं, उनकी ये बात करता है। ये आप कह सकते हैं कि इसको हम अगर नोट डाउन करना चाहें, ये 20 से 25 आते हैं, कहते हैं कि बिलो, इसको बिलो बोलते हैं, बिलो 20 to 25, मतलब नीचे होंगे, ठीक, 20 से 25, ठीक। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है आपको। क्लियर है पॉइंट? जी सर। क्लियर है ना इतने पॉइंट? यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं? जी नहीं सर। हाँ, अब इसी के आगे जो है जैसे इन्होंने माना है वैसे और भी संस्थाओं ने माना है कि हल्के बुद्धि वाले, अगर आप देखोगे तो इसको जो है विकासात्मक विकलांगता के स्तर के आधार पे देखते हैं। तो जैसे ये WHO ने दिया है। दूसरा अगर आप देखोगे AAIDD जो है, तमाम ऐसी संस्थाएं जैसी बोलती है, लेकिन जो आपका WHO ने दिया है एग्जाम में यही आपका माना जाता है, ठीक है। इसी से संबंधित सबका पूरा आपका होता है। AAIDD का मतलब क्या होता है ये भी जान लो। ए का मतलब होता है अमेरिकन एसोसिएशन, लिखेंगे अमेरिकन, लिख लीजिएगा अमेरिकन। दूसरे ए का मतलब होता है एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑफ इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज, ठीक। ये भी अगर पूछा जाएगा तो आप इसको भी याद रखिएगा। यह जो है ये कब दिया गया था? ये 2010 में दिया गया है, इसको याद रखिएगा, है ना। ये 2010 में इसका वर्गीकरण जो किया गया है इस तरीके से किया गया है। क्लियर? WHO ने पहले ही बता दिया था, ADDI ने इसको बाद में ऐसे इस रूप में बताया है आपका। इसको और अगर हम कह सकते हैं तो इसको और अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं। तो कैसे बताओगे? इसको हम सामान्य बोल सकते हैं, सामान्य होते हैं बालक जी, ठीक है। ये मध्यम होते हैं, जो बता रखा हूं आपको, ठीक है ना। ये गंभीर होते हैं, इसको अति गंभीर बोलते, बहुत ज्यादा जिनको हम लोग बढ़ा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते, उठा नहीं सकते हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है कि किनको, अब यहाँ पर लिख लिया इसको और हम बताते हैं, फिर बताओ, लिख लिया नेहा? जी सर। हाँ, अब इसी में क्वेश्चन जो आएंगे वो पूछ लेते हैं। इसी में क्वेश्चन ये आता है कि अगर शिक्षा के वर्गीकरण के, मतलब शैक्षिक वर्ग, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन के आधार पर हम देखें तो किनको शिक्षित किया जा सकता है, किनको प्रशिक्षित किया जा सकता है, और जिनको शिक्षित और प्रशिक्षित दोनों ही ना किया जा सकता हो, ऐसे कौन से होंगे? तो 50 से ये पहला जो है माइंड वाले जो होते हैं ना, इनको हम लोग शिक्षित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शिक्षित कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। इनको हम लोग शिक्षित कर सकते हैं, एजुकेटेड कर सकते हैं मतलब इनको कोई भी चीज हम सिखाएंगे और ये सीख जाएंगे, ठीक है ना, आराम से शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे जो मॉडरेट वाले होते हैं इनकी कंडीशन क्या होता है? इनको प्रशिक्षित कर सकते हैं। प्रशिक्षित का मतलब ट्रेनिंग दे सकते हैं,
ट्रेनिंग के थ्रू सिखाया जा सकता है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5, तो इनको ट्रेनिंग डेली बेस पे सिखा सकते हैं ना। और ये इसमें क्या होता है, इसमें आपने कोई चीज बताया तो वो अपनी चीजों को, एक से अधिक चीजों के बारे में और भी सोचकर अपने मन से वो चीजें बता सकते हैं, समझा सकते हैं आपको ना। तो ये हो गया, ये 2 पॉइंट क्लियर। क्लियर है इतना पॉइंट? जी सर। जी सर। अब देखिए, ये जो प्रशिक्षित करने वाले हैं ये आपका 25 से 50 के बीच में आते हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर ये दिए, ये ठीक है, लेकिन जो आपको मिलेगा ये आपका होता है 25 से 50 के बीच में होता है। क्लियर? और ये जो होता है, ये शिक्षित वाले जो होते हैं ये 50 से 75 के बीच में होता है। ये शिक्षा की दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं। क्लियर? 2 पॉइंट क्लियर हो गए? जी सर। ठीक। और दूसरा, जो जिनको प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है वो ये वाले होते हैं, मतलब कि 25 से जो नीचे होते हैं उनको शिक्षित नहीं किया जाएगा। शिक्षा में 3 ही आधार बताए गए, एक शिक्षित करने वाले, दूसरा प्रशिक्षित करने वाला, और तीसरा जिनको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये 3 आधार है शिक्षा के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे। पहला आप लिखिएगा 50 से 75, दूसरा 25 से 50 और तीसरा 25 से नीचे। ठीक, तो इनको शिक्षित कर सकते हैं, इनको ट्रेनिंग के द्वारा बताते हैं, इनको नहीं कुछ कर सकते हम लोग। जी सर। क्लियर इतना पॉइंट? तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं ना, कि इतने पॉइंट्स आप लोग को और हमको डिस्कस समझ में आ गए। अगर कोई डाउट हो तो हमें पूछ लीजिए आज की क्लास से संबंधित। नहीं सर, डाउट नहीं है। डाउट नहीं है? ठीक है। अभी क्लास ओवर होने के बाद जस्ट मैं आपके पास पीडीएफ सेंड कर देते ना क्वेश्चन पेपर के दोनों। जी सर। चलिए ठीक है। जी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जो लोग इस पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिन लोगों को जूम क्लासेस आपको करनी हो, आप मेरे को मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है इसमें, ठीक है ना, 98075482 जो है उस पर जो है आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज हाई करेंगे तो आपको एक ग्रुप में जोड़ देंगे। उस ग्रुप में जुड़ने के बाद आप क्लास को इजी वे में मेरे साथ जो है लाइव सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फीस चार्जेस बहुत नाम मात्र की चार्जेस है, ठीक है ना, ज्यादा फीस नहीं रखा गया है, क्योंकि सभी की नीड को देखते हुए क्लासेस को चलाया जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक सभी को जय हिंद।